हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आपके क्लास 10th का प्रीवियस ईयर पेपर है केमिस्ट्री का, जो 2023 के अंदर हुआ था। ठीक है, 2024 वाला हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको आप 2023 से 24 वाला सेशन बोलते हो, वो हो चुका है। 2022 से 23 वाला सेशन में बोलूँ या मैं बोलूँ कि जो 2023 के अंदर हुआ था बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेक्शन ए से, फिर से जैसे हमने पहली वाली सीरीज को किया था। अच्छा, आप ये सीरीज देख लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बार बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से इग्नोर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो कि अल्फा हेलिक्स एक स्ट्रक्चरल फीचर है किसका। अल्फा हेलिक्स है तो वो किसका स्ट्रक्चरल फीचर है? सुक्रोज का है, स्टार्च का है, पॉलीपेप्टाइड्स का है, या वो न्यूक्लियोटाइड्स का है? तो ये फीचर होता है पॉलीपेप्टाइड्स का, जिसका सिंपल सा आंसर है क्या? सी। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स एक स्ट्रक्चरल फीचर है किसका? पॉलीपेप्टाइड्स का। आई इतनी बात समझ में? इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूं, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख लो। अल्फा हेलिक्स एक स्ट्रक्चरल फीचर है किसका? पॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? बाकी देखो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे मैक्सिमम, वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि अगर अगली बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप वो छोड़ के ना हो, आप उसको एटलीस्ट करके आओ। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या बोला है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व होता है, क्या लिंक करने के लिए? ग्लूकोज की यूनिट्स किसके अंदर? अमाइलेज के अंदर। पार्ट ऑफ स्टार्च इज। ठीक है, कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व होता है किसकी लिंकिंग में? अमाइलेज की। मीन्स अमाइलेज को जब आप ग्लूकोज की यूनिट से जोड़ते हो तो कौन से लिंकेज से आप उसको जोड़ते हो, बाइंड करते हो, ये आपको बताना था। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तभी ये एरर था, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों ने अगर उसको अटेम्प्ट किया था तो उनको फुल मार्क्स मिले थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछना क्या चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से कार्बन यूज होते हैं अमाइलेज की लिंकेज में। ठीक है, अमाइलेज की लिंकेज में जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती है, जो जुड़ी रहती है आपस में, वो कौन से कार्बन की थ्रू जुड़ी रहती है, आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना था। तो इसका आंसर है कार्बन 1 और कार्बन 4 होता है अल्फा लिंकेज का। कार्बन 1 कार्बन 4 होता है किसका? अल्फा लिंकेज का। किसका पूछा हुआ है इन्होंने आपसे? अमाइलेज का। किसका पूछा है? अमाइलेज का। ठीक है, लेकिन सपोज करो आप अगली बार आपसे पूछ ले किसका? ये अमाइलो पैक्टीन का। इसका पूछ ले अगली बार अमाइलो पैक्टीन का, क्योंकि स्टार्च के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अमाइलेज होता है, एक क्या होता है? अमाइलो पैक्टीन। अमाइलेज के अंदर जो स्टार्च होता है वो आपका 15 से 20% होता है, अमाइलो पैक्टीन में वो कितना होता है? 80 से 85% होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना था कि अमाइलेज के अंदर तो C1 से C4 अल्फा लिंकेज होता है, लेकिन जो अमाइलो पैक्टीन होता है उसमें C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? C1 से क्या होता है? C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का। एंड C1 से C6 किसके अंदर होता है? एंड C1 से C6 किसके अंदर होता है जी? ब्रांचिंग में। एंड C1 से C6 किसका होता है? ये ब्रांचिंग में। आई इतनी बात समझ? तो क्या है आंसर कि C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड C1 से C6 होता है ब्रांचिंग के अंदर, अगर अमाइलोपैक्टिन पूछेंगे तो। आई इतनी बात समझ में? लेकिन सपोज करो आपसे अगली बार पूछ रहे लैक्टोज, लैक्टोज के अंदर क्या लिंकेज होती है ना? अगर अगली बार आपसे लैक्टोज पूछ ले तो लैक्टोज के अंदर क्या लिंकेज होती है? कार्बन 1 होता है गैलेक्टोज का। क्या होता है? कार्बन 1 होता है गैलेक्टोज का एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। तो एक क्वेश्चन ये बना यहाँ से। ठीक है, कि कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज, ये पूछ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं माल्टोज के बारे में। किसके? माल्टोज के। ठीक है, तो अगर माल्टोज के बारे में पूछेंगे तो कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज का कार्बन 1 एंड दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 और कार्बन 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। बताओ आ रही है क्या आपको इतनी बात समझ में? ठीक है, तो अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे क्या पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए, अमाइलेज का हमने बता दिया, अमाइलोपैक्टिन का बता दिया, लैक्टोज का बता दिया, माल्टोज का बता दिया। बता दो इतनी बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है, अब अगर आपसे वो पूछ ले सुक्रोज का,
हो सकता है ना कि क्या पता वो आपसे सुक्रोज का पूछ ले अगली बार, है ना। तो वो अगर आपसे सुक्रोज का पूछेंगे तो जल्दी से बताओ सुक्रोज का क्या होता है। सुक्रोज का क्या होता है, कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। तो क्या होता है, कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, तो कार्बन 1 अल्फा ग्लूकोज का और कार्बन 2 किसका, बीटा फ्रक्टोज का। तो अगर पूछेंगे सुक्रोज का तो आप ये वाला आंसर वहां पे एज इट इज चिपका दोगे। बताओ चिपकाओगे या नहीं चिपकाओगे। ठीक है, तो तभी मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज आपके लिए जरूरी है। रीजन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो बाकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं ना, हम साथ साथ उसको भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, मैं कर लेती हूँ आप लोगों की तरफ से। आपको तो बस वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब, बाकी तो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, बताओ समझ आई इतनी बात। अब चलो ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, लगा दो एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आप देखो क्या दे रखा है, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को खाके मीन्स रिडक्शन कर रहा है, जा रहा है Ag के अंदर, जिसमें आपको ई नोट की वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। वहीं पे आयरन भी रिड्यूस हो रहा है, आयरन पॉजिटिव आयरन +2 रिड्यूस होकर आयरन दे रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट। अब आपको निकालना है ई नोट ऑफ शेल। क्या निकालना है, ई नोट ऑफ शेल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा ई नोट ऑफ शेल, तो आप एक फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ शेल का, एक तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, लेफ्ट टू राइट वाला। एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या लिखना है कि ई नोट ऑफ शेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल। किसके बराबर होता है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लिखोगे, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जब रिडक्शन होगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जब एक बात आप और याद रखना, आप शेल को कैसे लिखते हो, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या आप इधर दिखाते हो ऑक्सीडेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और इधर दिखाते हो रिडक्शन। मीन्स लेफ्ट वाला हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज, राइट वाला हमेशा ही क्या होता है, रिड्यूस। चाहे लिखा कैसे भी है, आपको लिखे हुए पे नहीं जाना, बस एक बात याद रखनी है कि लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, राइट वाला हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा गैल्वेनिक शेल के अंदर। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। अब अगर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर है बहुत ही आसान, जिसको आप कैसे कर दोगे सेकंडों में। देखो कैसे, आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो आयरन है, आयरन जा रहा है आयरन से आयरन +2 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो अगर आपको जो मैंने अभी बताई ये नॉलेज भी नहीं है, आप खुद देख लो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सिल्वर का तो हो रहा है रिडक्शन, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। ठीक है, अब अगर आयरन को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन वाले का तो इन्होंने आपको क्या दे रखा है, ये देखो आयरन की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे, किसकी दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की। बट आपको तो क्या लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन बट लिख रखी है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो अगर आपको इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना है तो कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस है, आप इसको प्लस लिख दो 0.44 वोल्ट। बता दो इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, उसके बाद है फिर देखो रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और दे भी सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल की ही इन्होंने वैल्यू है जो कि कितनी है, 0.80 वोल्ट है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 4 0 4 और 8 और 4 होते हैं 12, तो कितना आ जाएगा 1.24 वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई है, ई नोट शेल की, जो कितनी है 1.24 वोल्ट है। बता दो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, ये तरीका होता है ई नोट शेल को निकालने का कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो, ताकि आपको लेफ्ट राइट का चक्कर ही ना रहे। जिसका ऑक्सीडेशन लिख रहा है मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके सवाल में, क्वेश्चन में, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। बाकी आपकी सरदर्दी है ही नहीं, है ना। तो बात खत्म, बस इतना सा आप कर लो, आपके नंबर मैं कह रही हूँ कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा है आपसे वादा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो गया है, डी वाला। ठीक, अच्छा सेकंड वाले का मैंने लिखा था क्या, सेकंड वाले का था सी वाला और इसका भी सी वाला। ठीक है, तो 3 सवाल हमारे हो गए।
अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आ जाओ? अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, जिसमें आपको क्या बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो कि 30 मिनट लेती है 50% कंप्लीशन पे। मींस जब वो 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टाइम लेती है तब तक 30 मिनट। तो कह रहे हैं कि आप वैल्यू बता दो किसकी? रेट कांस्टेंट के की। किसकी वैल्यू बता दो? रेट कांस्टेंट के की। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज देखो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो, अच्छा एक चीज हो रहा है कि अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब मैं उसको लिख सकती हूँ टी हाफ, कि वो रिएक्शन क्या हो गई? आधी हो गई। मैं उसको लिख सकती हूँ ना टी हाफ। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या है? टी हाफ। अब आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है? 0.693 बाई के। किसकी वैल्यू होती है? टी हाफ की। टी हाफ की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होती है 0.693 बाई के। अब इन्होंने आपको बोला कि आप के निकाल दो। किसकी वैल्यू बोला इन्होंने? के की। तो अगर मेरे को के की वैल्यू निकालनी है तो ये टी हाफ इधर आ जाएगा, के इधर। ठीक है, आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो के कितना हो जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ, और 0.693। अच्छा, टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? इन्होंने बोला 30 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 30 मिनट। तो बस अब आप इस वैल्यू को सोल्व कर लो। ठीक है, क्या कर लो? सोल्व कर लो। तो 0.693 बाई 30, अब ये मिनट ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। ठीक है, और जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, जब आप इस वाली वैल्यू को सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 2.31 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। इतनी वैल्यू यहाँ से आपकी ये निकल के आ जाएगी। बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये वैल्यू ना यहाँ से आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना बताओ जल्दी जल्दी। तो आपको बस अगर फॉर्मूला पता था फर्स्ट ऑर्डर का तो ये रिएक्शन, ये मैं बोलूँ कि ये सवाल बिल्कुल क्या था? आसान। ठीक है, अच्छा 6.093 बाई 30 को आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, या नहीं कर पाओगे? ठीक है, अच्छा अगर आप लोग सोल्व नहीं कर पाते तो ना ये चीज भी आप मेरे को बता देना, फिर मैं मीन्स हर एक की ना कैलकुलेशन पूरा डिटेल में ही कर दूंगी। ठीक है, तो फोर्थ वाले का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, डी वाला। बता दो। ठीक है, अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक? ये कौन सा सबसे लीस्ट बेसिक है? तो अगर आपने अमीन्स चैप्टर के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ा है तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होते हैं वो होते हैं एल्काइल अमाइंस। वो क्या होते हैं? एल्काइल अमाइंस। फिर होते हैं अमाइंस, फिर क्या होते हैं? अराइल अमाइंस। ये होता है बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, पहले एल्काइल अमाइंस, फिर अमाइंस, फिर अराइल अमाइंस। एल्काइल अमाइंस में भी दो ऑर्डर होते हैं, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है अमीन्स चैप्टर के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देख लो, आपको पक्का ये बात वहां पे समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे कि सबसे कम किसका है बेसिसिटी? एराइल अमीन्स की। अब इसमें देखो एराइल अमीन कौन है? ये एल्काइल अमीन है, ये खाली आपका अमोनिया है। ये क्या है? ये क्या है? एल्काइल अमाइन है। तो अराइल अमाइन तो खाली कौन सा है? सी वाला, यही है ना अराइल अमीन। तो अगर ये वाला अराइल अमीन है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो बता दो आप लोगों को इतनी सी बात मेरी पल्ले पड़ी क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कैसे समझा? पहले एल्काइल अमीन्स होते हैं, फिर अमोनिया, और उसके बाद क्या होते हैं? अराइल अमीन्स। ठीक है जी, तो ये था बेसिसिटी का ऑर्डर आप लोगों का। उसके बाद देखो कि CH3CONH2, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 इन अल्कोहलिक मीडियम गिव्स। अब ये एक नेम रिएक्शन है, और फिर से किसकी है ये? अमीन्स चैप्टर के अंदर ये एक नेम रिएक्शन है जिसको आप ऐसे लिखते हो CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये है। ठीक, और ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है आपका अमाइड। कौन से ग्रुप्स होते हैं ये? अमाइड। इनकी रिएक्शन है जब आप बेस के साथ कराते हो Br2 के साथ, ठीक है, और अल्कोहलिक अपना लेते हो मीडियम, तो यहाँ पे एक नेम रिएक्शन होती है, और उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी है ये? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अमीन्स की।
है तो सारी की सारी ही, बट अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ छोड़ जिसमें मैं सारे के सारे आप लोगों को ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन पढ़ा दूं, तो आप लोग मुझे वो भी बता देना, वो भी जल्द ही आ जाएगी। लेकिन जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मैं नहीं लेके आऊंगी, तो आपको पहले बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा अमाइड। इसकी रिएक्शन जब मैंने NaOH Br2 के साथ कराई अल्कोहलिक मीडियम में, तो ये एक नेम रिएक्शन थी जो है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये बस ये खत्म हो जाता है ग्रुप, ये ग्रुप हट जाएगा, आके आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बना CH3NH2, देखो CH3NH2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। मीन्स ये ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिलेंगे, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो आपका हमेशा यहाँ से हट ही जाएगा, निकल ही जाएगा बाहर। आई इतनी बात समझ में? तो कौन सी थी ये नेम रिएक्शन? तो कौन सी नेम रिएक्शन थी ये? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन रहेगी याद, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि चैप्टर नंबर है हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स का, जो कि ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। तो जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहल की HCl के साथ इस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि यहाँ पे क्या काम करता है कैटलिस्ट का, तो ये अल्काइल हैलाइड बनाता है प्लस का वाटर। तो करेक्ट ऑर्डर बता दो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स का। तो देखो एल्कोहल्स की जो करेक्ट ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, वो होता है 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर होते हैं 1 डिग्री। ये चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखी है इसके बारे में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की। तो 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2, फिर 1। देखो कारण ये है कि अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें आपको जिंक कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको आप सिंपली शेक करते हो, सिंपली आप उसको एसिड के साथ शेक करते हो, रूम टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन हो जाती है। मींस एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल आराम से अल्काइल हैलाइड बना देता है, अगर आप उसको क्या करते हो रूम टेम्परेचर पे ही शेक कर देते हो सिंपली एसिड के साथ। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है किसके कंपैरिजन में, 3 डिग्री के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट के साथ ही, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। और ये बातें कहाँ पे लिखी है, ये NCERT में डायरेक्ट बिल्कुल लिख के दे रखी है उन्होंने साफ साफ, और जो मैंने आपको बताई भी थी जब ये चैप्टर पढ़ाया था हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, ठीक है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर NCERT की लाइन में पढ़ ली समझ ली, मतलब आपने अपना जो सिलेबस है ना बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये वाला हो जाएगा, जो कि क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। आइए आप लोगों को इतनी बात समझ में। अब उसके बाद आ जाओ कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन करती है मोलिकुलर मास पॉलीमर्स का और प्रोटीन्स का। तो ये इससे पहले जो मैंने आपको पेपर कराया भी लेटेस्ट वाला, उसमें भी ये सवाल था, उसमें थोड़ी सी बस लैंग्वेज अलग थी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए हम कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मोलिक्यूल्स के लिए, और बड़े मोलिक्यूल्स क्या होते हैं पॉलीमर्स और प्रोटीन्स, तो किसको करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये क्वेश्चन वहां पे भी आया हुआ था, देखो फिर से आया हुआ है। ऐसे ये होफमैन ब्रोमामाइड वाला इस पेपर में भी था, इसमें भी है, तो इसलिए है भाई PYQ जरूरी, ठीक है। अब देखो कि जो लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की ब्लड और टिश्यूज के अंदर, जब पीपल्स हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब वो हाइट पे जाते हैं, तो उनके जो ब्लड के अंदर या टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ज्यादा हाइट पे क्या होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसीलिए लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन दी जाती है। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन इज सी। कौन से चैप्टर का सवाल है ये, सोल्यूशंस का, कौन से का, सोल्यूशंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 10th वाला कि इनमें से कौन सा अफेक्ट होता है कैटलिस्ट से, कौन सा अफेक्ट होता है बाय द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट किसको अफेक्ट करता है, देखो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में अंदर नहीं घुसते, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। तो डेल्टा जी तो क्या बताती है कि रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी, मीन्स ये तो गिब्स एनर्जी है, ये तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताती है। तो कैटलिस्ट ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन नहीं होगी उसको करा देगा, जो रिएक्शन लेट हो रही है बस उसको जल्दी करा देगा, तो डेल्टा जी तो नहीं होगा। अब एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है रेंडमनेस या ऑर्डरनेस रिएक्शन का। तो रिएक्शन के रेंडमनेस को थोड़ा ही बढ़ाएगा या कम करेगा, ये तो बस क्या करा देगा रिएक्शन को जल्दी करा देगा।
अब रिएक्शन जल्दी कब होगी, जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। सपोज करो ये मैं एक ग्राफ बनाऊं, देखो यहाँ पे है रिएक्टेंट और यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट को अगर इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ना इतनी एनर्जी चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, इतनी एनर्जी उसको चाहिए। और ये जो एनर्जी का गैप है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है कि जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे कि अब वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर यही एनर्जी कम कर दी, मतलब कि हमने वो एनर्जी कम कर दी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सब जल्दी एक्टिवेट हो गए, जल्दी एक्टिवेट हो गए तो जल्दी प्रोडक्ट देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमने कम कर दी तो हमने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। तो इसलिए कैटलिस्ट जो होते हैं वो किस चीज को अफेक्ट करते हैं, कौन अफेक्ट होता है कैटलिस्ट से, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है हाइड्रेशन एनर्जी, मैं बोल रही हूँ एंथैल्पी, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये गैप आपने कम कर दिया, मीन्स देखो ये गैप पहले इतना था, ठीक है इतना, अब आपने कैटलिस्ट डाल के ना ये गैप इतना कर दिया, इतना। तो अगर आपने गैप कम कर दिया तो अब देखो टाइम यहाँ पे क्या लगेगा, कम, रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्टर रेट पे। सवाल था ये आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, वहां पे ना आपको ग्राफ भी समझा रखा है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग अगर फिजिकल पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे बता देना, उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के कोई चैप्टर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता तो बता देना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये बताने हैं कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ये जो SO4 था ये इस वाले में बाहर है, इसमें Br बाहर है, इसमें Br अंदर है। मतलब अंदर से बाहर एक लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और ऐसे कौन से टाइप के आइसोमर्स होते हैं जिसमें अंदर से बाहर क्या होता है, जिसमें अंदर से बाहर एक्सचेंज होता है, ऐसे कौन से टाइप के आपके आइसोमर्स होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या होते हैं ये, आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब आइसोमर्स पे पहले भी सवाल था लेकिन वो कौन से पे था, ऑप्टिकल आइसोमर पे था। इस बार आपसे पूछ लिया आयनाइजेशन हो सकता है, मतलब ये इस बार कह रही हूँ जो पेपर हुआ था 2023 में उसमें पूछ लिया आयनाइजेशन, क्या पता इस बार पूछ ले कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, तो आयनाइजेशन आइसोमर जब आपको अंदर से बाहर से एक्सचेंज मिलेगा लिगेंड्स का। लिंकेज आइसोमर्स कब होंगे, जब वहां पे कोई ना कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा। जब कोई ना कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा तो लिंकेज आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब ऐसे आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स मिलेंगे और यहाँ पे जो आपका मेटल होगा ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो ये चीजें ना मैं आपको, आप लोग सोचो कि मैं ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रही, क्योंकि हमें करना है फिलहाल पेपर सोल्व, है ना। और अगर मैं लंबे डिस्कशन में चली गई ना तो एक पेपर हमारा लगा देगा फिर 10-10 दिन, और हमें इतना दिन नहीं लगाना, हमें तो पेपर के को देखना है, एनालाइज करना है। ठीक है जी, आ दो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे क्या बोला है कि जो सिंथेसिस होती है अल्काइल फ्लोराइड की वो ऑब्टेन होती है कौन सी रिएक्शन से। तो दो रिएक्शन थी हेलोएल्किन्स और हेलोएरिन्स चैप्टर में जो हमने पढ़ी थी, एक तो श्वार्ट्ज रिएक्शन, एक फिंकल-आइंस्टीन। फिंकल-आइंस्टीन तो तब होती थी जब आप एल्काइल आयोडाइड बनाते थे, और श्वार्ट्ज रिएक्शन कब होती थी, जब आप एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते थे। तो इसमें आपसे फ्लोराइड ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। सैनवियस रिएक्शन क्या होती है, प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन या मैं बोलूं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से एराइल हैलाइड का बनना, क्या होती है ये, सैनवियस रिएक्शन। अब सैनवियस देखो पिछली बार भी पूछी है और इस बार भी पूछी है ना, मतलब हर बार पूछ रहे हैं ये ऐसी रिएक्शंस, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि मोस्ट कॉमन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स की कौन सी होती है। तो +3 होते हैं जितने भी आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, सीरियम हो गया, प्रोमीथियम हो गया, गैडोलियम हो गया, जितने भी लेंथेनाइड्स है, लेंथेनम हो गया, ठीक है, जितने भी हैं सारे के सारे, सारों की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। कितनी होती है, +3। तो आंसर इज बी। ठीक है, अब अगर आप आते हो क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो देखो सबसे पहले ना आप एक चीज समझो कि आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है
रेट दे रखा है तब आप बता दोगे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, बट ऐसे आप हर एक रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। तो जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है बस उन्हीं को आप लोग याद कर लेना। जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया है ना, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसे आपके जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, ये N2O5 का डिसोसिएशन, NO2 का, ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, हम याद कर सकते हैं, बट ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शन से आप किस किस को याद करोगे, है ना। तो जो एनसीईआरटी में है बस आपको वही याद रखनी है, वही याद करनी है। तो इसका तो ऑप्शन क्या है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये आपको बस याद ही कर सकते हो। देखो इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो प्योरली रेक्टिफिकेशन है इसका, इनको रट लो, ठीक है, तभी आप देखो इसको आंसर कर पाओगे। सीधी सी बात ये है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, जिसमें असर्शन और रीजन वाले आपको सवाल दे रखे हैं। ऑप्शन ए में तब होएगा अगर असर्शन रीजन दोनों सही होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। बी, असर्शन रीजन दोनों सही बट रीजन सही नहीं है असर्शन के लिए। सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। डी, असर्शन फॉल्स रीजन इज ट्रू। अब हम आ जाते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आप देखो क्या है कि जो आपका सेकेंडरी अमीन है वो ज्यादा बेसिक होता है टर्शियरी अमीन से एक्वस सॉल्यूशन में। मैंने आपको बताया था अभी कि यही ऑर्डर होता है बेसिसिटी का, मतलब 1 डिग्री और 3 डिग्री में तो हमें चूज करना पड़ेगा, बट 2 तो हमेशा प्रायोरिटी पे होगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब 2 डिग्री जो है उसके अंदर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है एंड प्लस आई इफेक्ट देन इससे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट कैसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा इथाइल ग्रुप्स हैं। फिर दूसरी बात, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें भीड़ कहाँ ज्यादा है, भीड़ तो इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 इथाइल ग्रुप है, इसमें 3 है। तो इन्होंने तो गलत बात बोल दी बिल्कुल। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, मीन्स असर्शन तो सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब आज जो 16th वाले पे कह रहे हैं कि जो मोलिकुलरिटी है ना इस रिएक्शन की, एक ये मोलिक्यूल एक ये, वो कितनी है, 2, बिल्कुल ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स क्योंकि रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हो रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, इसलिए इसकी जो मोलिकुलरिटी है वो 2 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, तो इसलिए मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट भी है किसके लिए, असर्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर दी असर्शन, ठीक है। अब ये कि जब आप एसिटाइलेशन करते हो एनिलीन की, मींस जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो ये हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, ये मैंने आपको अभी 15-20 दिन पहले एनिलीन्स में पढ़ाया भी है, ठीक है, कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड देते हैं क्योंकि ये एसिटिक एनहाइड्राइड इस ग्रुप को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है NH2 ग्रुप को। तो ये बात तो ठीक है कि हाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही देंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है ये बढ़ जाता है अमीनो ग्रुप का, नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ये एसिटिक एनहाइड्राइड बढ़ाता नहीं, कम करता है। अगर ये बताओ आप खुद, अगर ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट बढ़ा देगा तो आपको तो जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो पैरा और पोजीशंस पे भी मिलेगा, बट हमें तो एक पे चाहिए ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे, तभी तो हम एसिटाइलेशन करा रहे हैं। तो ये तो ठीक बोल दिया, बट ये इन्होंने उल्टा बोल दिया फिर से। तो असर्शन तो सही बोल दिया बट रीजन फॉल्स, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आई बात समझ। अब आ जाओ डी पे, क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, EDTA, ठीक है, कि EDTA को आप यूज करते हो डिटरमाइन करने के लिए हार्डनेस ऑफ वाटर, कि वाटर आपका कितना हार्ड है, EDTA को हम यूज करते हैं। तो यस हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कह रहे हैं कि EDTA एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कैसी बात कर दी, EDTA तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसकी जो डेंटिसिटी होती है वो तो 6 होती है। तो ये बात इन्होंने गलत बोल दी, मतलब इसके लिए भी असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है, फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड आपको होता है इथाइलिन डायमाइन, जो कि आपको एनसीईआरटी में फिर से दे रखा है, ठीक है। तो आज हमने सारे के सारे MCQ आपके अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। अब देखो मैंने जितना मेरे को लगा कि एक्सप्लेनेशन करना चाहिए उतना तो मैंने कर दिया, बट अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल में और जानना चाहते हैं तो बता देना। ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप वहां से जाके देख लेना। मैं हर एक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं
आपको वीडियोस भी देखने में या मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा, आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। पेपर को भी एनालाइज करते जाओ, एक एक चैप्टर उठाते जाओ। इतने चैप्टर नहीं है, इतना सिलेबस नहीं है, अगर आप लोग आज से भी शुरू करोगे तो कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ लो, अब ऐश नहीं करनी, आवारागर्दी नहीं करनी, बहुत हो चुकी। अब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर मैं पार्ट बी को पूरा का पूरा, सेक्शन बी को सॉरी, पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर